हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। आयरन को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, आखिर अपन आयरन कैसे बनाए जो अपने डेली यूज में आ सके। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे पहले तो एलिंगम डायग्राम कैसे यूज आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम का ये एक पार्ट है, और उसके बाद देखेंगे आयरन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपन यहाँ पे दो तरह के आयरन के ऑक्साइड देखते हैं। एक तो आयरन का ये सीधा ऑक्साइड, और एक देखते हैं Fe2O3। तो Fe2O3 जो अपने पास हेमेटाइट है, उसके लिए मैंने एलिंगम डायग्राम बनाया है, और इसके लिए आप सिंपली समझ सकते हैं। दोनों के लिए एलिंगम डायग्राम अलग अलग होते हैं, बट ठीक है, अपन एक का एलिंगम डायग्राम बना सकते हैं और इसी बेसिस पे समझ सकते हैं इसको। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं, एलिंगम डायग्राम को, हेमेटाइट के एलिंगम डायग्राम को। हेमेटाइट के एलिंगम डायग्राम की जब बात की जाती है तो यहाँ पे ये देखो, ये कर्व्स जो हैं आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट है 1073 केल्विन पर। 1073 केल्विन की अगर बात की जाए तो इस प्रकार अपन जब बात करेंगे कि कैसे रिडक्शन हो सकता है, तो आप यहाँ बात करेंगे कि 1073 से नीचे, अगर नीचे की बात की जाए टेम्परेचर की, तब तो ये देखो आप बात करेंगे कि 1073 से पहले ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किससे, इससे Fe2O3 वाले कर्व से क्या है, नीचे है। मतलब ये इसको क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। तो मतलब 1073 केल्विन से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या कर सकती है, यहाँ पे काम कर सकती है। बट जब 1073 डिग्री से अबो आ जाते हैं, अपन ऊपर आते हैं अबो 1073 डिग्री, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो चला गया पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड चला गया तो मतलब ये अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज नहीं आएगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि हमेशा नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को रिड्यूस करता है। तो अबो 1073 केल्विन पे अपने को क्या यूज लेना पड़ेगा, कोक। तो अगर आपको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कोक यूज लेना है इसमें हेमेटाइट में, तो आपको 1073 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके ऊपर ही कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, और अगर इससे बिलो टेम्परेचर होता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ठीक है, ये तो होता है हेमेटाइट का एलिंगम डायग्राम। ऐसी की ऐसी अगर बात की जाए कि आयरन ऑक्साइड है, ये जो है इसमें ये कोक है, और ये रिएक्शन करके आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और इसमें अब ये सिंपल दो रिएक्शन होती है। एक तो होती है कि आयरन ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाए, आयरन और ऑक्सीजन में, और बाद में ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करे कार्बन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दे। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए डेल जी जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इसमें भी इसी तरीके से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही कोक जो है वो इसको रिड्यूस कर पाता है। तो इसका भी एलिंगम डायग्राम अलग बनेगा, बट अपने से मोस्टली यही पूछा जाता है, इसलिए हेमेटाइट का यहाँ पे एलिंगम डायग्राम मैंने बनाया है। तो अपन इन दोनों को समझ सकते हैं एलिंगम डायग्राम के द्वारा कि अपन ने यहाँ पे कोक को ही रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लिया है ना। यहाँ पे भी टेम्परेचर इतना ही रहता है, लगभग 600 से 1000 केल्विन के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे रहता है अबोव 1073 केल्विन। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये तो हो गई एलिंगम डायग्राम की बात। एलिंगम डायग्राम से आपने रिड्यूसिंग एजेंट कैसे लिए, आपने उनको रिड्यूस करने के लिए कौन सा टेम्परेचर लिया, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ये तो हो गया एलिंगम डायग्राम का यूज। उसके बाद आती है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कैसे किया जाए। मोस्टली एक ब्लास्ट फर्नेस मतलब ब्लास्ट भट्टी बनी हुई होती है, उस भट्टी के अंदर ये वाली रिएक्शंस कंप्लीटेड होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, 3Fe2O3 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है। उसके बाद Fe3O4 है जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट की रिएक्शन हो रही है और अपने पास आयरन ऑक्साइड बन रहा है। और Fe2O3 हेमेटाइट से भी क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। तो ये वाली रिएक्शंस क्या होती है, उस ब्लास्ट फर्नेस में होती है। अब मैंने आपको बताया था कि आयरन के जो ओर्स होते हैं उसके अंदर हमेशा इंप्योरिटी किसकी रहेगी, कैल्शियम की। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एज ए इंप्योरिटी प्रेजेंट है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले क्या होगा, डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाएगी। अब अपने याद करो, अपन ने पढ़ा था एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स, मतलब तो कैसे होगा, तो यहाँ पे कैल्शियम की जो ये ऑक्साइड है उसके साथ SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक एसिडिक फ्लक्स की तरह काम करेगा, और ये क्या कर देगा, स्लेज बना देगा। और ये स्लेज जो होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है ना।
तो ये इस तरीके से ये रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होती है। हाई टेम्परेचर पे ऐसी रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती है। कार्बन के साथ CO2 की रिएक्शन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और FeO जो होता है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड Fe प्लस CO2 और FeO प्लस कोक Fe प्लस CO। तो इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों ही एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, बट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया वैसा का वैसा यहाँ पे भी होता है। एक जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसके अबोव और बिलो होने से फर्क पड़ता है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड और कोक दोनों ही एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। अब जो ये आपके यहाँ से निकलेगा, मतलब इतना पूरा प्रोसेस होने के बाद जो आपको आयरन मिलेगा वो होता है आपका पिग आयरन, मतलब कच्चा लोहा। तो कच्चा लोहा आपको मिलता है, तो कच्चे लोहे में 4% कार्बन प्रेजेंट रहता है, उसके अलावा फॉस्फोरस, सिलिकॉन आदि मतलब एक्सेट्रा इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहेंगी पिग आयरन में। तो अब इस पिग आयरन का क्या किया जाता है? पिग आयरन से बनाया जाता है कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन कैसे बनाया जाता है? तो पिग आयरन और स्क्रैप आयरन, स्क्रैप आयरन का मतलब होता है कि जो पुराने लोहे की चीजें हैं जिनको रिसाइकिल करने में डाला गया है, तो इन दोनों को मिक्स करके हॉट एयर ब्लास्ट में डाला जाता है। हॉट एयर ब्लास्ट क्या होती है? यही ब्लास्ट फर्नेस है जिसमें जो एयर जो आप ब्लो कर रहे हो, जो एयर डाल रहे हो, उसमें एयर जो आ रही है उसको पहले से ही गर्म डाला जाता है, मतलब हॉट एयर डाली जाती है ब्लास्ट फर्नेस में, जिससे ईंधन की खपत कम होती है, फ्यूल जो होता है वो कम यूज में आता है और अपने काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पिग आयरन से क्या बना दिया जाता है? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में क्या होती है? पिग आयरन से कम इम्प्योरिटीज होती हैं। उसके बाद अब बात आती है रॉट आयरन, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, और रॉट आयरन और मेलेबल आयरन भी बोला जाता है इसको। इसको कैसे बनाया जाता है? तो जब एक जो कास्ट आयरन बना है अपने पास, ठीक है, इस कास्ट आयरन को फर्नेस में डाला जाता है, रेवर्बरेटरी फर्नेस, और उसके साथ ही क्या होता है, इस कास्ट आयरन मोस्टली अब इंप्योरिटी बची है कार्बन की, है ना, तो कार्बन की इंप्योरिटी बची है, तो इसमें हेमेटाइट साथ में डाला जाता है, जिससे जो कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और अपने पास जो आयरन बचता है, जो लास्ट में अपने पास आयरन आता है, वो रॉट आयरन होता है, जो हाईली प्योर होता है और सॉफ्ट होता है। तो उसमें से जैसे ही अपन कार्बन की जो इंप्योरिटीज है वो निकलती है, तो उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, और उसके बाद रॉड आयरन को पीट के जब पीटा जाता है, उसमें से पीटा जाता है, तो ये जो स्लेज बना हुआ है, ये स्लेज क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और रॉड आयरन का यूज किया जाता है अपने नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल डेज में, जैसे बिल्डिंग्स में, और जो भी जहाँ पे भी आयरन का मोस्टली यूज होता है वो हमेशा रॉड आयरन होता है, न कि ये वाले आयरन। ये आयरन के पहले फॉर्मेट है जिसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, तो धीरे धीरे इनको भी इंप्योरिटीज को निकाल के फाइनली अपने पास क्या बनाया जाता है, रॉट आयरन, और रॉट आयरन अपने डेली लाइफ में यूज किया जाता है। इस तरीके से अपन पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको 3 सिंपल पार्ट्स में बांट दो। एक तो अपने को पढ़ना है एलिंगम डायग्राम ऑफ हेमेटाइट, ये अपन ने अलग कर दिया। एक अपन को ये पढ़ना है पूरा प्रोसेस FeO का, तो इसको भी एलिंगम डायग्राम से पढ़ते हैं, बट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने एलिंगम डायग्राम नहीं बनाया है इसका। तो इसमें भी इसी तरीके से टेम्परेचर होगा, इनकी नेट डेल जी नेगेटिव आती है, इस कारण ये प्रोसेस आसानी से हो जाता है। तो दूसरा पार्ट हो गया ये, और तीसरा पार्ट हो जाता है ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में ये लगातार रिएक्शन होती है, उसके बाद 4 तरह के आयरन है, इन आयरन को अपने को समझाना है। तो इसके साथ ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन तो होता है खत्म। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉपर एक्सट्रैक्शन। ओके, थैंक यू।